हेलो फ्रेंड्स, मेक मनी ट्रेडिंग एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाला हूं और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टूल है जिसका नाम आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, फिबोनाची रिट्रेसमेंट। दोस्तों, ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट, इसके बारे में मैं डिटेल में चर्चा करूं उसके पहले मैं चाहता हूं कि आपको जो बेसिक्स से स्टार्ट करूं, एकदम शुरुआत से स्टार्ट करता हूं ताकि आप समझ पाएँ कि इसकी ज़रूरत है भी या नहीं भी, क्योंकि आखिर हम क्यों इस्तेमाल करें फिबोनाची का, क्या ज़रूरत है इसका। तो जब तक दोस्तों आप अपने आप को एक ना सिर्फ ट्रेडर या चार्ट देखकर ट्रेड करने वाला अगर अपने आप को कंसिडर कर रहे हैं, तब तक क्या होगा, आपका जो स्ट्रगल है वो बना रहता है, आप भटकते रहते हैं। तो सबसे ज़रूरी है ये समझना कि आप अगर बाज़ार में आए हैं, अगर आप स्टॉक मार्केट में आए हैं, इसका मतलब आप एक बिज़नेस करने आए हैं। तो आपको सोचना होगा एक बिजनेसमैन की तरह या एक बिजनेस वुमेन की तरह सोचना होगा। जब आप एक व्यापारी की तरह सोचेंगे, समझेंगे, मार्केट को देखने का जो नज़रिया है आपका एक बाज़ार की तरह होगा, तब फिर क्या है, जब आप धंधे के हिसाब से समझेंगे ना चीज़ों को, तो आप बहुत बारीकी से चीज़ों को पकड़ पाएंगे, समझ पाएंगे। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं फिब रिट्रेसमेंट आऊँ, बाद में आऊँ, लेकिन सबसे पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो बिना समझे बाजार में उतरे नुकसान तो तय हैं, तो वो समझना बहुत ज़रूरी है कि हम बाजार में आखिर आते हैं क्यों दोस्तों। अब ज़रा आप लोग खुद अपने आप से पूछिए कि अगर आप स्टॉक मार्केट में आए हैं तो दो ही काम करने आ रहे होंगे, या तो आप ट्रेडिंग करने आ रहे हैं दोस्तों, है ना, या तो आप इन्वेस्टमेंट करने आ रहे हैं। दो काम के लिए आ रहे हैं, क्लियर, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, या तो आप ट्रेडिंग करने आ रहे हैं या तो इन्वेस्टमेंट करने आ रहे हैं। तो दोस्तों, या तो आप ट्रेडिंग कीजिए या तो आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, कुछ भी कीजिए। आप करेंगे तो दो ही काम करेंगे ना, या तो आप बाई करेंगे, है ना, या तो आप सेल करेंगे। इसके अलावा तीसरा कोई काम करेंगे आप? बिल्कुल नहीं करेंगे। जो मैं कहना चाह रहा हूँ, जहाँ मैं पहुँचना चाह रहा हूँ, जहाँ मैं आप लोगों को ले जाना चाहता हूँ, उसको समझने की कोशिश कीजिए। अभी आप इस चीज़ को देख के ना डाइवर्ट मत होइएगा, डिस्ट्रैक्ट मत होइएगा कि स्टार्ट तो किया था फिबोनाची रिट्रेसमेंट से, बट हम कहाँ चले गए। आते हैं यहाँ पर, मैं पहुँचूंगा, डायरेक्टली यहाँ पहुँचूंगा तो शायद आप रटने लगेंगे, चीज़ों को समझेंगे नहीं, कॉन्सेप्ट को समझेंगे नहीं। अगर मैं बेसिक्स पर अगर ज़्यादा फोकस करूँगा तो आपके कॉन्सेप्ट जो होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आप बीच में स्किप नहीं करेंगे वीडियो को, आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो मैं आपको कह रहा हूँ कि ये सिर्फ एक तो टूल है से दोस्तों, बट मैं जिस कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ उससे आप लाइफ टाइम स्टॉक मार्केट को आप एंजॉय कर पाएंगे। और जब आप एंजॉय करते हैं किसी काम में, फिर आपको मज़ा आने लगता है, फिर आपको उससे प्यार हो जाता है, फिर आपका जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव आना शुरू हो जाता है। तो कॉन्सेप्ट को समझने की ज़रूरत है, रटने की ज़रूरत नहीं है। तो अब मैं आता हूँ मेन कॉन्सेप्ट पे कि हम बाजार में आते हैं दोस्तों खरीदने के लिए या तो बेचने के लिए। तो ज़रा सोचिए, अगर आप एक बिजनेस वुमन हैं या एक बिजनेसमैन हैं, आपको मुनाफा कब होगा? जब किसी चीज़ को आप चीप कह लीजिए या फिर आप इकोनॉमिकल में कह लीजिए, दोनों कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, इकोनॉमिकल कह लीजिए, है ना। अगर आप किसी चीज़ को सस्ते में खरीद रहे हैं, या अब चीप वर्ड ठीक नहीं है, इकोनॉमिकल चीज़ों में खरीद रहे हैं, उसको जब आप एक्सपेंसिव या फिर महंगा कह लीजिए, है ना, जब आप सस्ते में किसी चीज़ को खरीदते हैं और महंगे में जब बेचते हैं, तभी तो मुनाफा होता है। ये धंधे का रूल है दोस्तों, है ना। किसी भी कारोबार में जाइए, आप ट्रेडिंग कीजिए, आप मैन्युफैक्चरिंग कीजिए, आप चाहे रिटेलर हों, चाहे आप मैन्युफैक्चरर हों, होलसेलर हैं, चाहे आप बुटीक की दुकान चला रहे हैं, चाहे कुछ भी चला रहे हैं आप, अगर कोई भी कारोबार है, कोई भी धंधा है, अगर आपने 100 रुपये की चीज़ अगर आपने खरीदी है या फिर आपने बनाया है, अगर आप मैन्युफैक्चरर ही हैं, 100 रुपये की चीज़ अगर आपने बनाई है, उसको बाजार में अगर आप 150 रुपये में बेचेंगे, तभी तो जाके बीच का 50 रुपये का फ़ायदा होगा। या तो आप अपने आप को रिटेलर पकड़ लीजिए, या डीलर पकड़ लीजिए, या होलसेलर पकड़ लीजिए, कुछ भी हैं आप, अगर आपने सस्ते में खरीदा और महंगे में बेचा, तभी तो जाके मुनाफा होगा, है ना। तो ये बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है कि बाजार में अगर आप आ रहे हैं तो आप अपने दिमाग में ये लेके चलिए कि आप एक व्यापारी हैं। अब व्यापारी को फ़ायदा तब होता है जब वो सस्ते दाम में चीज़ों को खरीदता है और महंगे दाम में बेचकर निकालता है, तब जाके मुनाफा होता है। कभी अगर आपने महंगे दाम में खरीद लिया, कभी आपने महंगे दाम में खरीद लिया, तो फिर क्या होगा, क्या मुनाफा कर पाएंगे आप? मुनाफा जो है वो फिर कम रह जाएगा। अब कई लोगों के मन में ये प्रश्न आ सकता है, सस्ता यानी कितना सस्ता, महंगा यानी कितना महंगा, हम किसको कंसीडर करें, कौन सा सस्ता है, कौन सा महंगा है? तो उसके लिए भी कुछ एक टूल होता है जिसके ज़रिए हम पहचानते हैं कि ये सस्ता प्राइस है, ये महंगा प्राइस है ना। लेकिन ये कहना गलत होगा कि यही महंगा प्राइस है। क्या ये जो प्राइस है 150 के ऊपर अगर गया, 200 गया, 250 गया, 300 गया, 500, 1000 रुपये भी जा सकता है? जा सकता है ना, बिल्कुल जा सकता है दोस्तों, बिल्कुल जा सकता है। तो अब आपके मन में ये सवाल आएगा, तो फिर हम कैसे यहाँ पे निकल जाएं, हम और भी आगे निकल सकते थे। बिल्कुल सही बात है,
लेकिन जब आपने 100 रुपये से स्टार्ट किया है किसी चीज़ को खरीदना, किसी चीज़ को आपने 100 रुपये में खरीदा, तो सबसे पास में जो सबसे महंगा प्राइस आपको दिखा है वो 150, तो आप यहाँ पे बेच के निकलना चाहेंगे, कुछ मुनाफा करना चाहेंगे। इसके बाद भी कुछ एक पैरामीटर्स होते हैं, कुछ टूल्स होते हैं, कुछ लेवल्स होते हैं जिसको हम मद्देनज़र रखते हुए हम कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं, हम आगे बढ़ना चाहते हैं। तो उसके बारे में मैं डिटेल में समझाऊंगा। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब इसके बारे में थोड़ा मैं चर्चा करता हूँ। ज़रा सोचिए दोस्तों, अगर आप रियल स्टेट में अगर आप कोई ज़मीन खरीदना चाहते हैं या कोई फ्लैट खरीदना चाहते हैं, उस संदर्भ में समझा रहा हूँ ताकि आप समझ पाएँ। जिस दिन एक बिल्डर ने अनाउंसमेंट करा होगा कि हम यहाँ एक रियल स्टेट प्रोजेक्ट अपना स्टार्ट करने वाले हैं, हाउसिंग प्रोजेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं, समझ लीजिए मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये हाउसिंग प्रोजेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं, यहाँ पे हम 15-20 टावर बनाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं से बता रहा हूँ, 15-20 टावर बनाएंगे, है ना, कुछ भी समझ लीजिए। और इसके अंदर कम्युनिटी हॉल होगा, बैंक्वेट हॉल होगा, इसके अंदर एटीएम होंगे, मंदिर होगा, चाहे मस्जिद होगा, गुरुद्वारा होगा या चर्च होगा, ये सारी चीज़ें जो है, क्योंकि अलग अलग रिलीजन के लोग रहते हैं एक कॉम्प्लेक्स के अंदर, एक सोसाइटी के अंदर, तो अलग अलग चीज़ें वो भी रहेंगी। और भी जो एक समझ लीजिए कि मेडिकल क्लिनिक वगैरह होगा, मेडिकल स्टोर होगा, ये सारी चीज़ें हैं। तो जब एक बिल्डर ने या एक डेवलपर ने ये अनाउंसमेंट किया, लेकिन जब वो अनाउंसमेंट करता है तब तो वो उस वक्त तक वो ज़मीन जो है एक स्पेयर लैंड होगी, एकदम खाली ज़मीन होती है। एडवर्टीजमेंट में ये सारी चीज़ें चल जाती हैं। तो ज़रा सोचिए, जिस दिन ये ज़मीन खाली होगी उस वक्त, उस दिन शायद इस ज़मीन की कीमत बहुत सस्ती रही होगी। एक एग्जांपल के तौर पर पकड़ लीजिए, ये 1000 रुपये स्क्वायर फीट के दाम पे वो बेच रहे होंगे, है ना, 1000 रुपये स्क्वायर फीट के दाम पे बेच रहे होंगे कि आप अगर इन्वेस्ट करते हैं इस ज़मीन में तो 1000 रुपये पर स्क्वायर फीट के दर पे आपको चीज़ें मिलेंगी। अब कुछ लोग होंगे जो बहुत रिस्की होंगे, उनके पास कुछ स्पेयर मनी होगा, इफरात पैसा होगा, तो वो चाहते हैं कि चलो यार एक हम रिस्क लेके देखते हैं, क्योंकि अगर बैंक अकाउंट में पैसे पड़े हैं तो पैसे ग्रो नहीं करेंगे। तो आप चाहेंगे कि 1000 रुपये पड़े हुए हैं या फिर जो भी पैसे पड़े हैं, चलो कहीं एक रिस्क लेके देखते हैं कि क्या ग्रो कर सकता है कि नहीं। क्योंकि यहाँ पर प्रोबेबिलिटी है, संभावना है दोस्तों कि 1000 की चीज़ महंगी हो, क्योंकि अभी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है। लेकिन जब आपने एक बार खरीद लिया, शायद आपने खरीदा बट बहुत लोगों ने नहीं खरीदा होगा, क्योंकि सबका रिस्क एपेटाइट एक नहीं होता है। आज आपने खाली ज़मीन पे पैसा लगा दिया क्योंकि आप एक रिस्की प्लेयर हैं, लेकिन कई लोग होंगे उनको ट्रस्ट नहीं होगा, पता नहीं बिल्डर भाग ना जाए, ये ना हो जाए, ये सोचकर वो बहुत ही लिंगर करेंगे, वो पोस्टपोन करते रहेंगे, प्रोक्रेस्टिनेशन होगा, बाद में लेंगे, ये चलता रहेगा। कुछ दिनों के बाद समझ लीजिए जो थोड़ा सा लिंगर करने वाले, डिले करने वाले लोग हैं, जो थोड़ा बाद में फैसले लेते हैं, उन्होंने देखा कि अब यहाँ पर सॉइल टेस्टिंग हो गई, बाउंड्री बन गया, एक आध दो टावर बन गया। अब बाकी जो इन्वेस्टर हैं उनके मन में अब एक भरोसा आएगा कि नहीं, बिल्डर जेन्युइन है, वो जो बनाना चाह रहा है मुझे तो दिख रहा है, क्योंकि बाउंड्री भी बन गई है और 2 बिल्डिंग भी बन चुकी है, इसका मतलब है कि ये जो कमिटमेंट कर रहे हैं वो बनाएंगे ज़रूर। लेकिन अब जब आप जाएंगे खरीदने के लिए, तब क्या 1000 रुपये स्क्वायर फीट में चीज़ें मिलेंगी? नहीं, शायद अब 3000 रुपये स्क्वायर फीट हो दोस्तों, है ना, शायद अब 3000 रुपये स्क्वायर फीट हो रेट। अभी भी कुछ लोगों को लगेगा नहीं यार, बीच में भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो होते हैं अधूरे छोड़ के बिल्डर भाग जाते हैं, ऐसे भी कई लोगों के मन में धारणा होगी। तो उनको लगेगा नहीं, थोड़ा सा और प्रोजेक्ट को आगे बढ़ने दीजिए तब सोचेंगे, है ना, उस वक्त वो हिम्मत नहीं करेंगे। फिर मालूम पड़ा कि कुछ महीनों के बाद यहाँ पे अब बन गए हैं 8-9 टावर बन गए हैं, बिल्डिंग बन गया, कम्युनिटी हॉल बन गया, स्विमिंग पूल बन गया, जिम बन गया, ये सारी चीज़ें बन गई। अब कुछ लोगों को ट्रस्ट आएगा कि नहीं ये बहुत सही प्रोजेक्ट है, यहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। अब जब आप इन्वेस्ट करने जाएंगे दोस्तों इस वक्त, तो अब 1000 रुपये से चीज़ स्टार्ट हुई थी, तब स्पेयर लैंड था। जब बाद में आप गए 2 बिल्डिंग बन चुकी है, तब 3000 स्क्वायर फीट हो गया। अब यहाँ तक हो सकता है 6500 रुपये स्क्वायर फीट चल रहा हो, है ना, 6500 रुपये स्क्वायर फीट चल रहा हो। अब ज़रा सोचिए कि 1000 रुपये से चीज़ तो महंगी हो गई कि नहीं हो गई। तो जिस किसी ने भी अगर 1000 रुपये पर स्क्वायर फीट के दर पे खरीदा होगा, उसके लिए ये एक महंगा प्राइस होगा, उसके लिए ये एक महंगा प्राइस हो सकता था। तो शायद जो अर्ली एंट्री लिए होंगे, समझिएगा इस बात को, जो 1000 रुपये के दर पे खरीदे होंगे इन्वेस्टर, तो कुछ लोग तो 3000 रुपये स्क्वायर फीट के दर पे जब भाव पहुंचा होगा तभी फ्लैट बेच दिए होंगे, है ना, उनको दिखा होगा 2000 रुपये का दम फ्लैट मुझे मुनाफा हो रहा है, 2000 रुपये पर स्क्वायर फीट। फिर कुछ लोग होंगे जो 1000 रुपये स्क्वायर फीट में खरीदे थे, अभी भी होल्ड किए होंगे कि ऑप्टिमिस्टिक होंगे इस प्रोजेक्ट को लेके, बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक होंगे, आशावादी होंगे, वो सोचेंगे कि देखते हैं फ्यूचर इसमें और क्या हो सकता है फ्यूचर में। तो जब 6500 रुपये स्क्वायर फीट हुआ होगा तो कुछ लोग यहाँ प्रॉफिट बुक किए होंगे, लेकिन कुछ नए लोग इन्वेस्ट भी किए होंगे यहाँ पे, है ना, उनको लगा होगा कि नहीं प्रोजेक्ट अच्छा है। अब कुछ लोगों की जो आंखें हैं थोड़ी लेट खुलती है ना, स्टॉक मार्केट में भी आप लोग देखते होंगे, कई बार आप लेट एंट्री लेते हैं, तो कुछ लोगों की आंखें लेट खुलती हैं। अब ये प्रोजेक्ट पूरा तैयार हो गया, है ना, बगल में मेट्रो आ गया,
यहाँ पे इंटरनेशनल स्टेडियम बन गया, मेडिकल कॉलेज बन गया, इंजीनियरिंग कॉलेज बन गया, शॉपिंग मॉल बन गया, सारी चीज़ें बन गई। अब कुछ लोगों की आंखें खुली लेट, उनको लग रहा है ये प्रोजेक्ट बहुत शानदार है, अब यहाँ इन्वेस्ट करेंगे, ये तो प्रोजेक्ट मतलब कल को मुझे सोना उगल के देगा, ऐसी धारणा होती, क्योंकि आप उतने रिस्क टेकिंग पर्सनालिटी नहीं थे, आपके अंदर उतनी क्षमता नहीं थी रिस्क लेने की। आप सस्ते भाव में इसलिए नहीं लिए क्योंकि तब ज़मीन खाली थी, आपको लगा यार इस खाली ज़मीन में कौन इन्वेस्ट करेगा, है ना। आप यहाँ पे भरोसा नहीं किए कि 2 ही बिल्डिंग बनी है, कहीं छोड़ के भाग ना जाए। 6,500 स्क्वायर फीट जब हुआ तब भी आपको भरोसा नहीं हो रहा था। अब जब आपको दिख रहा है मेट्रो बन गया, रेलवे स्टेशन बन गया, मेडिकल कॉलेज बन गया, इंजीनियरिंग कॉलेज बन गया, शॉपिंग मॉल बन गया, अब आपको लग रहा है ये प्रोजेक्ट बहुत शानदार है। शायद अब आप यहाँ जाएंगे, शायद 15,000 रुपये स्क्वायर फीट हो, है ना। अब 15,000 रुपये स्क्वायर फीट होगा तो अब आपके दिमाग में 2 बातें चलेंगी। मैं आता हूँ, 1,000 रुपये वाले स्क्वायर फीट में जिसने बाई किया था, कुछ लोग तो दोस्तों 3,000 रुपये स्क्वायर फीट में बुक किए होंगे, तो उनके लिए ये भी एक महंगा प्राइस रहा होगा। यस और नो? यस, महंगा प्राइस रहा होगा। कुछ लोग अभी भी रह गए होंगे कि नहीं, थोड़ा प्राइस को बढ़ने दीजिए, फिर मैं इन्वेस्ट करूँगा, फिर मैं निकलूँगा, प्रॉफिट बुक करूँगा। जब 6,500 रुपये के दर पे चल रहा था भाव, तब कुछ लोग सोचे होंगे यार अच्छा खासा मुनाफा मिल रहा है, 5,500 रुपये स्क्वायर फीट, अगर 1,000 रुपये स्क्वायर फीट खरीदा है, 6,500 स्क्वायर फीट होता है तो लगभग 5,500 का मुनाफा है पर स्क्वायर फीट पे, तो कुछ लोग यहाँ प्रॉफिट बुक करेंगे, तो इनके हिसाब से ये एक महंगा प्राइस है। अब कुछ लोग यहाँ जो बचे होंगे या इस जगह पे जो 3,000 रुपये स्क्वायर फीट में खरीदे होंगे या 6,500 रुपये स्क्वायर फीट में जो खरीदे होंगे, उनको जब दिखा होगा कि 15,000 रुपये स्क्वायर फीट पे चल रहा है प्राइस, तो अब क्या सोचेंगे, चलो यार प्रॉफिट बुक करते हैं, अच्छा खासा मुनाफा है। तो अभी वही जो मैं शुरुआत में स्टार्ट करने से पहले बता रहा था आप लोगों को कि सस्ते में खरीदना और महंगे में बेचना, यही असली धंधा है, यही असली व्यापार है। अगर आपने पहले ही खरीद लिया महंगा, अब आपको लग रहा होगा कि अभी भी तो सर ये महंगा आप कैसे कंसीडर कर सकते हो सकता है ये आगे भी 20,000 रुपये स्क्वायर फीट पर चला जाए, 30,000 स्क्वायर फीट पे चला जाए। अब यहाँ पर जो एग्जिस्ट करता है वर्ड, वो है प्रोबेबिलिटी। आपको ये भी समझना होता है कि किसी भी एरिया में, किसी भी लोकेलिटी का एक रेट होता है, एक मार्केट प्राइस होता है, उसकी जो प्रोबेबिलिटी है कि कहाँ तक ग्रो कर सकता है। दोस्तों, आप जिस भी एरिया से बिलोंग करते हैं, जहाँ पर भी आप हैं, जिस भी शहर, जिस भी राज्य में हैं, आप ज़रा देखिए अपने इर्द गिर्द, अपने सराउंडिंग में एक जो मार्केट प्राइस चल रहा होगा स्क्वायर फीट पर स्क्वायर फीट का, आप उसी के आसपास एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बहुत ही अचानक से बहुत ज़्यादा वर्टिकल ग्रोथ नहीं होता है प्राइस में, है ना। आप ज़रा देखिएगा, अगर आपके घर के आसपास अगर 1,000 रुपये स्क्वायर फीट या 1,500 स्क्वायर फीट या 3,000 रुपये स्क्वायर फीट चल रहा है, आप 10 किलोमीटर के रेडियस में ही देख लीजिएगा, तो शायद यही होगा कि 2,000, 4,000, 5,000, 7,000, 15,000 यही स्क्वायर फीट का रेट चल रहा होगा। ऐसा नहीं हो सकता दोस्तों कि अब सडनली उस एरिया में ये अपार्टमेंट या फिर ये जो सोसाइटी है, इसमें इतना अच्छा प्रोजेक्ट में लोगों को दिख गया कि अब यहाँ पे 1 लाख रुपये पर स्क्वायर फीट हो जाए। नहीं, ऐसे नहीं जाता है कारोबार, है ना। तो हर बिजनेस में एक प्रोबेबिलिटी है कि कहाँ तक जा सकता है। तो आपको वो टाइमली एग्जिट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपने एंट्री ले लिया और टाइमली एग्जिट नहीं करेंगे तो अब इस भाव पे जितने इन्वेस्टर हैं सब बेच के निकलेंगे, है ना, क्योंकि वो चाहेंगे अब इससे जो मुनाफा बुक करके अब अगेन कहीं सस्ते जगह पे इन्वेस्ट करें, फिर वो जब महंगा हो तो हम बेच के निकलें। तो व्यापार का यही रूल होता है, सस्ते में खरीदना, महंगे में बेचना, ठीक है। तो अब आते हैं हम थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस पार्ट से समझते हैं। मैं आऊँगा दोस्तों, फिबोनाची पे आऊँगा, समझाऊँगा। तो अब अगर आप मार्केट में आ रहे हैं, स्टॉक मार्केट में आ रहे हैं कुछ भी खरीदने के लिए, कुछ बेचने के लिए, तो एक टेक्निकल एनालिस्ट जो होता है दोस्तों, वो चाहता है कि हम कहाँ बाई करें और कहाँ सेल करें, है ना। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, जो टेक्निकल एनालिस्ट होते हैं वो ऑलवेज बाई करना चाहते हैं सपोर्ट पे और ऑलवेज सेल करना चाहते हैं रेजिस्टेंस पे। ये मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है कि पूरे दुनिया भर में जहाँ पर भी कारोबार हो रहा है, जहाँ पर फाइनेंशियल डीलिंग हो रही है, जहाँ पे पैसे की लेन देन हो रही है, वहाँ 2 वर्ड हमेशा एग्जिस्ट करते हैं। उसे कहा जाता है दोस्तों डिमांड और सप्लाई, ठीक है। अभी मैं जो बताना चाह रहा हूँ उसी पे फोकस कीजिएगा दोस्तों। अभी आप कहीं और मत चले जाइएगा, भटकिएगा मत सोचिएगा कि अभी स्टार्ट नहीं हुआ। मैं समझाऊंगा डायरेक्टली इसके बारे में, अगर मैं समझाता तो आपको चीज़ें समझ नहीं आएंगी, इसलिए मैं आपको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप समझाना चाह रहा हूँ, ताकि आप एक बिजनेसमैन की तरह, बिजनेस वुमेन की तरह समझ पाएँ, सोच पाएँ, ताकि लाइफ टाइम आप भूलें नहीं कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। तो अभी सपोर्ट और रेजिस्टेंस, इस भाषा का या इस शब्द का प्रयोग कौन करता है? टेक्निकल एनालिस्ट। मार्केट में 3 तरह के एनालिस्ट होते हैं, एक फंडामेंटल एनालिस्ट होता है, एक सेंटिमेंट एनालिस्ट होता है और तीसरा टेक्निकल एनालिस्ट। तो बाजार में अगर आप कुछ भी खरीदने या बेचने आ रहे हैं तो कुछ तो पैरामीटर्स होने चाहिए, कुछ तो टूल्स होने चाहिए। आप कैसे बाई सेल करते हैं, एक रिसर्च करने के लिए आपके पास कुछ एक पैरामीटर होना चाहिए, टूल होना चाहिए। तो अगर आप फंडामेंटल एनालिस्ट हैं दोस्तों, तो आप उस प्रोडक्ट में या उस कंपनी में
आप जब भी कुछ बाई करना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, तो आप ऑलवेज एक एनालिसिस करते हैं उनका फाइनेंशियल पार्ट, कि वो कंपनी फाइनेंशियली कितनी साउंड है, उनका नेटवर्थ क्या है, मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है, उस कंपनी का पी रेशियो क्या है, उस कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या है, उसका इबिडा क्या है। ये सारे पहलुओं पर आप अध्ययन करते हैं, फिर आप उस नतीजे पे आते हैं कि वो कंपनी जेन्युइन है कि नहीं, उस कंपनी में प्रमोटर के पास होल्डिंग कितनी है, सब कुछ, उनके ऊपर डेट कितना है, कर्ज कितना है, सारा कुछ देखने के बाद जब आपको लगता है कंपनी की जो ब्रीड है वो काफ़ी अच्छी है और इसमें पोटेंशियल है, इस कंपनी में अगर मैं पैसा लगाता हूँ या लगाती हूँ तो संभावना है, अगेन प्रोबेबिलिटी, संभावना, पॉसिबिलिटीज़ नहीं, संभावना। ऑलवेज बाजार में इस शब्द का प्रयोग कीजिएगा, संभावना, प्रोबेबिलिटी, कंफर्मेशन कुछ नहीं है दोस्तों। तो अगेन मैं इस पर कह रहा हूँ प्रोबेबिलिटी है, संभावना है। तो लोगों को लगेगा कि इसमें संभावना है कि आने वाले समय में शायद ये कंपनी और ग्रो कर सकती है, तो बेस्ड ऑन दैट एनालिसिस लोग उस कंपनी में बाई या सेल करना चाहते हैं। आई थिंक सभी को क्लियर हो गया हो यहाँ तक। तो ये हो गया फंडामेंटल एनालिसिस। जो सेंटिमेंट एनालिसिस करते हैं दोस्तों, जो सेंटिमेंट एनालिस्ट होते हैं, वो क्या करते हैं, बाजार के सेंटिमेंट को रीड करते हैं। बाजार के सेंटिमेंट, बाजार जो है दोस्तों, बाजार मतलब स्टॉक मार्केट या फाइनेंशियल वर्ल्ड की बात हो रही है, तो जब बाजार जो है उसको किस तरह से रीड करते हैं, सेंटिमेंट को देखिए, क्योंकि आप सभी लोगों को मालूम है कि बाजार जियोपॉलिटिक्स और मार्केट सेंटिमेंट पर चलता है। बाजार में जिस तरह का मूड माहौल होता है, बाजार तय करता है कि बाजार ऊपर जाएगा या बाजार नीचे जाएगा। क्लियर? तो लोग न्यूज़ पढ़ते हैं, बिजनेस आर्टिकल पढ़ते हैं, बिजनेस मैगजीन पढ़ते हैं, बिजनेस न्यूज़ देखते हैं। इन सारे चीज़ों को पढ़ने के बाद वो अपडेटेड होते हैं कि बाजार में चल कहाँ क्या रहा है, कब यूनियन बजट आने वाला है, कब आरबीआई का रेपो रेट आने वाला है, कब फेडरल रिजर्व का रेट कट होने वाला है, क्या चल रहा है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, क्रूड ऑयल का क्या भाव चल रहा है, डॉलर रुपीज़ इंडेक्स क्या चल रहा है। ये सब पहलुओं पर देखने, कहीं कोई वॉर तो नहीं चल रहा है, कहीं कोई दिक्कतें तो नहीं आ रही हैं। तो जियो पॉलिटिक्स देखने के बाद, या कोई कोलैबोरेशन हो रहा है, या कोई पीएलआई स्कीम जो गवर्नमेंट देती है सारे अलग अलग सेक्टर्स को, तो कोई गवर्नमेंट पीएलआई स्कीम तो नहीं अनाउंस कर रही है, कहीं कोई जॉइंट वेंचर तो नहीं आ रहा है। इन सब न्यूज़ को वो हमेशा पढ़ते हैं, अपडेटेड रहते हैं और वो एंटिसिपेट करते हैं कि ये सेंटिमेंट शायद बुलिश हो सकता है इस सेक्टर के लिए, चाहे वो ऑटोमोबाइल सेक्टर हो, फार्मा सेक्टर हो, रियल एस्टेट हो, चाहे मेटल हो, कोई भी एनर्जी सेक्टर हो। तो वो अनुमान लगाते हैं कि प्रोबेबिलिटी है कि आने वाले समय में, संभावना है आने वाले समय में कि इसमें बाजार में इजाफा हो सकता है, ग्रोथ हो सकता है, तो वैसे बाजार में, वैसे कंपनीज में वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया सेंटिमेंट एनालिस्ट का। तीसरा जो हम और आप अभी हैं, क्योंकि जो मेरे वीडियोस को देखते हैं आप सभी लोगों को मालूम होगा कि मैं एक टेक्निकल एनालिस्ट हूं और मैं एक प्राइस एक्शन का ट्रेडर हूं, तो मैं प्राइस को रीड करता हूं ऑलवेज। तो जो प्राइस को रीड करते हैं, प्राइस यानी कि कैंडलस्टिक्स जो देखते हैं लोग, ग्रीन और रेड कैंडल आप लोग देखते होंगे बाजार में, तो वो प्राइस दर्शाता है। तो जो टेक्निकल एनालिस्ट होते हैं वो ऑलवेज देखते हैं कहाँ पर है सपोर्ट, कहाँ है रेजिस्टेंस। तो अब आती है बारी, समझ लीजिए कि नीचे वाली जो लाइन इसे हम सपोर्ट कहते हैं, ऊपर वाली लाइन इसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। तो जो टेक्निकल एनालिस्ट होता है वो ऑलवेज देखता है कि सामने कौन सा रेजिस्टेंस है। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, समझ लीजिए ये सपोर्ट है। जब यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा होगा तो अगेन थोड़ा ऊपर जाने के बाद कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस होगा ही। रेजिस्टेंस किस तरह से मालूम पड़ता है, पिछले जो प्रीवियस डेटा है उसको देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए लोग निकालते हैं लेवल। जैसे मान के चलिए मार्केट ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया, मान के चलिए एक ऐसा लेवल है। इस जगह जब मार्केट दोस्तों आएगा, यहाँ से जब प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है, यहाँ आपने कहीं खरीदा, तो ज़रा सोचिए ये वो जगह है, मैं इसको यहाँ ऐसे मार्क कर दे रहा हूँ, ये वो जगह है जहाँ से आपने देखा है, जो हिस्टोरिकल डेटा बता रहा है कि इसी जगह से काफ़ी ज़बरदस्त बाइंग आई है। और आपको मैंने बताया कि ऊपर नीचे वाली जो लाइन है इसे हम सपोर्ट कहते हैं दोस्तों। सपोर्ट यानी कि इसे हम कहते हैं डिमांड जोन, है ना। और डिमांड जोन पर कौन बैठा होता है दोस्तों, बायर्स। बायर्स का काम होता है दोस्तों सिर्फ बाइंग करने का, यहाँ से लोग बाई करेंगे। तो जब आपने देखा कि सपोर्ट इसी जगह से बाइंग आई थी, मार्केट इतना ऊपर गया, फिर मार्केट में गिरावट आई, फिर इसी जगह पे सेम इसी जगह पर मार्केट आया, तो अब ज़रा सोचिए जब 100 रुपये की चीज़ 1000 रुपये तक पहुंची होगी तो महंगा प्राइस तो रहा होगा, ये सस्ता प्राइस 100 रुपये रहा होगा। अगेन जब ये 1000 की चीज़ 100 रुपये पे आ गई होगी तो सस्ता हो गया कि नहीं प्राइस, तो सस्ते दाम पे सारे व्यापारी खरीदना चाहते हैं, तो अगेन यहाँ पे आप खरीदेंगे। फिर यहाँ से मार्केट में गिरावट आई, तो ऐसे जब आप देख रहे हैं कि बार बार मार्केट गिरता जा रहा है, तो हमारे पास ये एक सामने रेजिस्टेंस है, ये एक सामने रेजिस्टेंस है, ये एक सामने रेजिस्टेंस है, ये एक सामने रेजिस्टेंस है। क्यों? क्योंकि जब मार्केट ऊपर जाएगा, रेजिस्टेंस का मतलब रोड़ा, अटकले, बैरियर, कहाँ पे हडल मिलेगा। तो जब मार्केट में आप यहाँ पे देखें दोबारा मार्केट यहाँ आया है, तो आप यहाँ पे बाई करना चाहेंगे। क्यों करना चाहेंगे? क्योंकि आपको पता है कि इस एसेट में, इस प्रोडक्ट में, इस सर्विसेज में, या जो भी आप एसेट खरीदने जा रहे हैं, सबसे सस्ता प्राइस यही मिल रहा है, सबसे सस्ता प्राइस यही मिल रहा है डिमांड जोन के पास, तो यहाँ आप खरीदना चाहेंगे। तो जब यहाँ आप खरीदेंगे 100 रुपये के दर पे,
तो आप देखेंगे कि यहाँ से महंगा प्राइस कहाँ है, तो महंगा प्राइस सामने, यानी कि हर्डल रेजिस्टेंस कहाँ है, तो यही वो जगह है जहाँ से आप देख रहे हैं कि मार्केट में गिरावट आई है। तो पहले आप कुछ लोग यहाँ प्रॉफिट बुक करना चाहेंगे। समझ लीजिए 100 रुपये में आपने 1000 क्वांटिटी खरीद लिया है, तो आपको कितना रुपया लगा, अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ 100 रुपये से, तो 1 लाख रुपये का आपका इन्वेस्टमेंट हुआ होगा, राइट। 1 लाख रुपये में आपने 1000 शेयर खरीद लिया, ठीक है। अब 1000 शेयर आपने खरीदा। अब जब मार्केट यहाँ से ऊपर पहुंचा तो कुछ लोग क्या करेंगे, एक बार में पूरा प्रॉफिट बुक करेंगे, नहीं। समझ लीजिए 1000 क्वांटिटी आपने बाई किया है, तो इस जगह पे कोशिश करेंगे कि आप 600-700 क्वांटिटी आप बेच के निकल जाना चाहेंगे। तो अगर जब ये कीमत यहाँ से 100 की चीज़ अगर 300 रुपये तक पहुंची होगी, तो आपकी नज़र में 100 की चीज़ 300 महंगी हो गई कि नहीं हो गई। तो 100 की चीज़ अगर महंगी हो गई, और ये रेजिस्टेंस है जो कि महंगा प्लेस इसी को कहते हैं, महंगा जगह। समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों, महंगा प्लेस इसे कहते हैं। जितना रेजिस्टेंस होता है उसे हम महंगा प्लेस कहते हैं, जितना सपोर्ट उसे हम सस्ता प्लेस कहते हैं। फिर समझा देता हूँ, सपोर्ट को सस्ता इसलिए कहते हैं क्योंकि हम व्यापारी हैं और हम सस्ते जगह पर खरीदते हैं। हम व्यापारी हैं, हम महंगे जगह पर बेच कर निकल जाते हैं, सिंपल सी बात। वापस सस्ते जगह में आएगा तो हम खरीदेंगे, महंगे जगह पर जाएगा तो हम बेच के निकल जाएंगे। व्यापारी का यही काम है ना। अगर आप सही वक्त पर बाई, सही वक्त पर सेल करना नहीं जानते, तो आप कुछ भी कर लीजिए, मार्केट में आपका मुनाफा नहीं हो पाएगा। तो आपने यहाँ 100 रुपये में खरीदा, 300 रुपये पर निकले। तो अब जरा सोचिए कि 700 क्वांटिटी भी अगर आप निकाले, 100 रुपये पे आपने खरीदा था, तो 700, और यहाँ पे क्या नाम है 700 क्वांटिटी आपने बेचा है, तो कितना रुपया लगा रहा होगा, 70,000 रुपये। लेकिन वही 700 क्वांटिटी जो आप निकाले हैं, अब 300 रुपये के दर पे निकाले, तो ज़रा सोचिए कि अब ये 700 से गुणा कर लीजिए, तो कितना हो गया, 2,10,000 रुपये, है ना। 2,10,000, 7 तो 2,10,000 मतलब 70,000 रुपये आपने इन्वेस्ट किया और 2,10,000 का मुनाफा। तो 3 गुना देख रहे हैं आप, प्राइस हो गया, महंगा प्राइस हो गया, तो कुछ प्रॉफिट आपने बुक कर लिया। इससे क्या हुआ कि जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया था उससे कहीं ज़्यादा पैसा निकल गया। बचा हुआ क्वांटिटी कितना बच गया, 300 क्वांटिटी बच गया, क्योंकि आपने 1000 क्वांटिटी खरीदा था। अब बैठे रहिए, अब यहाँ से प्राइस ऊपर जा रहा है, फिर आप देखेंगे कि महंगा प्राइस कहाँ पे था, महंगा प्राइस मतलब कहाँ से मार्केट गिरा था। तो ये वो जगह है जहाँ से आपने देखा है कि पहले मार्केट यहाँ से गिर चुका है। तो इसे हम रेजिस्टेंस कहेंगे, इसे ही हम रोड़ा कहेंगे, इसे ही हम बैरियर कहेंगे, इसे ही हम हर्डल कहेंगे, इसे ही हम सप्लाई जोन कहेंगे, इसे ही हम डिस्ट्रीब्यूशन जोन कहेंगे। तो मार्केट जब यहाँ से पहुँचेगा यहाँ तक, तो आपको लग जाएगा भाई महंगा प्राइस हो चुका है, तो यहाँ पे अब प्रॉफिट बुक करके निकल लेते हैं। इस जगह पे खरीदते नहीं हैं, खरीदना था सस्ते जगह पे, अब महंगा दर है, महंगे दर पे कौन खरीदता है, कोई नहीं खरीदता। तो अब यहाँ पे हम बेचना चाहेंगे, सोचिए हम 100 क्वांटिटी और निकाल दे रहे हैं, तो अब यही हो गया 500 रुपये के भाव में, 500 का भाव चल रहा है। तो 100 रुपये में 100 क्वांटिटी अगर आपने निकाला तो 50,000 प्रॉफिट मिल गया। फिर मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है, आप देख रहे हैं ये रेजिस्टेंस, यानी कि यही महंगा भाव है, यहीं से मार्केट गिरा है पहले भी। तो यहाँ पे आप 100 क्वांटिटी और निकालेंगे। तो इस तरह से आपने क्या किया, सस्ते जगह पे खरीदा और महंगे दाम पे कुछ कुछ प्राइस निकालते चले जा रहे हैं। तो ये बहुत स्मार्ट ट्रेडिंग होती है, स्मार्ट बिजनेस ऐसे ही होता है। कभी भी कारोबार में अगर आप आते हैं तो सस्ते में खरीदिए, महंगे में बेचिए। तो मैं आशा करता हूँ ये बेसिक कॉन्सेप्ट धंधे का समझ में आ गया होगा, कारोबार का समझ में आ गया होगा। अब इसी के पीछे दोस्तों यही पूरी लड़ाई है पूरे स्टॉक मार्केट में। लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ करें बाई, कहाँ करें सेल, और इतने कन्फ्यूज हैं कहाँ करें बाई, कहाँ करें सेल। इसकी वजह से बहुत सारे क्लासेस होती हैं, बहुत सारे कोर्सेज हैं, बहुत सारे वीडियोज़ हैं, बहुत सारे आर्टिकल्स, ब्लॉग, इतना कुछ है, इतना नॉइज़ है, लोगों को क्लैरिटी नहीं हो पाती, करें तो क्या करें। कोई मुझे बता दो कहाँ बाई करें, कहाँ सेल करें। क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने कभी भी खुद पर काम नहीं किया, कभी आप इंडिपेंडेंट अप्रोच नहीं रखे, आप ऑलवेज एक डिपेंडेंसी रखे हैं कि मुझे कोई बता दो, कोई मुझे कॉल टिप दे दो तो मैं बाई सेल कर लूँ। तो जो आत्मनिर्भर नहीं होंगे वो लाइफ टाइम डिपेंडेंसी उनके अंदर रह जाएगी, वो हमेशा शिकार होते रहेंगे किसी फ्रॉड या किसी स्कैम के, किसी के झांसे में आ जाएंगे। कोई पैसा ले लेगा और बोलेगा हम आपको बता देंगे कहाँ बाई सेल करना है। नहीं, ये एक बात समझनी है आपको कि शुरुआत में ही मैंने आपको बता दिया कि मार्केट जो है प्रोबेबिलिटी का खेल है, बाजार प्रोबेबिलिटी, संभावनाओं का बाजार है। यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ कुछ नहीं है, संभावना है। तो जब भी ऐसी बातें कोई भी करे आपसे कि लाइए मुझे 1 लाख या 5 लाख रुपए दीजिए, मैं आपको बता दूंगा कहाँ कहाँ बाई करना है, कहाँ सेल करना है, निकल जाएगा, तो जान लीजिए कि संभावना के बाजार में कोई कन्फर्म कैसे कह सकता है, ये संभावनाओं का बाजार है ना। तो अब आते हैं, समझते हैं कि फिब रिट्रेसमेंट आखिर क्या है और इसका इस्तेमाल हम क्यों करें। इसका इस्तेमाल सिर्फ वही करने के लिए किया जा रहा है कि कहाँ पर दोस्तों सपोर्ट है और कहाँ पर रेजिस्टेंस है, यही पता लगाने के लिए पूरी लड़ाई चल रही है। मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। सपोर्ट, एक्चुअली बात करते करते जब लिखना पड़ता है ना तो कई बार क्या होता है स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, तो उसको आप लोग इग्नोर करें। ऐसा ना सोचें, इसी पे जज ना करने लगें कि स्पेलिंग गलत है, ठीक है। वो जो बात करते हैं तो बात पर फोकस रहता है, जो कंटेंट है उस पर फोकस रहता है, तो साथ ही साथ लिखना होता है तो वो मिस्टेक हो जाता है कई बार।
सो अभी जरा सोचिए कि सपोर्ट हम ढूंढना चाह रहे हैं, रेजिस्टेंस हम ढूंढना चाह रहे हैं, कहाँ सपोर्ट है कहाँ रेजिस्टेंस। क्यों? क्योंकि सपोर्ट मिलेगा तभी तो हम पता लगा पाएंगे कहाँ बाई करेंगे, रेजिस्टेंस पता लग जाएगा तभी तो हम पता लगाएंगे कहाँ सेल करेंगे, है ना। तो इसी चीज़ को पता लगाने के लिए सारी स्टडीज़ हैं, सब कुछ है। कुछ लोग पिवट पॉइंट लगाएंगे, कुछ RSI लगाएंगे, कुछ मूविंग एवरेज लगाएंगे, कुछ ऑप्शंस डेटा का इस्तेमाल करेंगे, कॉल राइटिंग, पुट राइटिंग, बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों मार्केट में। जो बिगिनर्स हैं शायद वो इस चीज़ को ना समझ पाएं, लेकिन जो थोड़े वेटरन हैं, जो मार्केट में थोड़े कुछ सालों से स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी जो मैंने बताया। तो आप चाहे कॉल राइटिंग का डेटा निकालिए, चाहे पुट राइटिंग का डेटा निकालिए, ये इवेंचुअली सब यही बता रहे हैं कहाँ सपोर्ट कहाँ रेजिस्टेंस है। अगर कोई कॉल राइटर है दोस्तों, मैं थोड़ा समझा देता हूँ, जो ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं, अगर कॉल राइटिंग हुई है इसका मतलब कॉल राइटर जहां भी सेल करता है वो चाहता है कि इसके नीचे ही भाव रहे, मतलब ये कॉल राइटिंग वाला जो प्राइस होगा, दिस लाइन विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस। और जो पुट राइटिंग करते हैं वो चाहते हैं कि मार्केट इसके ऊपर रहे जहां पे उन्होंने सेल किया है। तो अगर कोई पुट राइटर है तो वो चाहता है कि जहां मैं बेचूं प्राइस उसके ऊपर रहे, मतलब दिस लाइन विल एक्ट एज अ सपोर्ट। तो इवेंचुअली आप देख रहे हैं सबने क्या निकाला, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। तो जब जब यहाँ से बाइंग होगी इस जगह जाने पे प्रॉफिट बुकिंग आएगी, सेलिंग आएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कॉल राइटर बैठे हैं। फिर जब यहाँ पे आएगा मार्केट में यहाँ से बाइंग आएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पुट राइटर बैठे हैं। पिवट पॉइंट लगाते हैं लोग, ये मैं लिख दे रहा हूँ, पिवट पॉइंट लगाते हैं लोग। तो पिवट पॉइंट में आप क्या देखते हैं, एक P देखते हैं, फिर ऊपर R1 देखते हैं, R2 देखते हैं, नीचे S1 देखते हैं, S2 देखते हैं। क्या है ये क्या है? प्राइस अगर यहाँ है, नीचे प्राइस गया सपोर्ट, सपोर्ट का मतलब संभावना है यहाँ पे कि यहाँ से दोबारा बाइंग आ सकती है। ये S2 क्या है? संभावना है कि मार्केट में यहाँ से बाइंग आ सकती है। क्योंकि संभावना इसलिए, सपोर्ट मतलब सस्ता प्राइस, इस सस्ते प्राइस पे जब पहुंचेगा बाजार में लोग खरीदेंगे। प्राइस जैसे ही ऊपर पहुंचेगा, ये रेजिस्टेंस है R1। तो R1 मतलब संभावना है कि यहाँ से मार्केट गिर सकता है, क्योंकि पहले हो सकता है मार्केट यहाँ से गिरा होगा, फिर मार्केट यहाँ से ऊपर गया तो यहाँ पहुंचा R2। लोगों को लगेगा R2 क्या है? R2 मतलब रेजिस्टेंस, रोड़ा, हर्डल, बाधा, यहीं पे रुकावट आएगी, सप्लाई जोन है, यहीं से सेलर्स एक्टिव होंगे, मार्केट में गिरावट आएगी। तो इस जगह से मार्केट में गिरावट आएगी तो आप क्या करेंगे? प्रॉफिट बुक करके निकलना चाहेंगे। संभावना है, क्या ऊपर नहीं जा सकता है? बेशक जा सकता है, लेकिन हम और आप प्रीवियस डेटा को देखते हैं, समझते हैं कि भाई मार्केट इतिहास में क्या किया है ना, हिस्ट्री में क्या किया। तो अगर आपको दिखाई दिया है कि इस जगह से मार्केट पहले गिर चुका है, तो प्रोबेबिलिटी है, अगेन संभावना है कि बाजार यहाँ से गिर सकता है, तो यहाँ पे आप सेल करना चाहेंगे। तो इस तरह से अप्रोच सबका यही होता है, कहाँ पर सपोर्ट है कहाँ रेजिस्टेंस है पता लगाओ। तो उनमें से एक है फिब रिट्रेसमेंट। ठीक है, अब आते हैं इस पे, समझते हैं कि फिब रिट्रेसमेंट का काम क्या है। ये भी दोस्तों ढूंढ कर निकाल कर देता है सपोर्ट कहाँ है, ये एक टूल है, कहाँ रेजिस्टेंस है। बाजार जब खास करके ट्रेंडिंग हो, याद रखिएगा मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, जब बाजार ट्रेंडिंग हो दोस्तों, उस वक्त क्या है, लोग इसका इस्तेमाल करते हैं पता लगाने के लिए। जो प्राइस एक्शन के ट्रेडर हैं, जो टेक्निकल एनालिस्ट होते हैं, जो प्राइस को डेली रीड करते हैं, वो समझ पाते हैं दोस्तों कि कहाँ पर डिमांड जोन है, कहाँ सप्लाई जोन है, कहाँ पर बाइंग आ सकती है, कहाँ से सेलिंग आ सकती है। आएगी वर्ड का इस्तेमाल करना गलत है, कहाँ से बाइंग आ सकती है, कहाँ से सेलिंग आ सकती है, वो उन्हें दिख रहा होता है, वो प्रीवियस डेटा को देख पाते हैं। लेकिन बाजार में ऐसे कई बिगनर्स आते हैं, न्यू कमर्स आते हैं, जिनको नहीं पता होता है, जो चार्ट को देख के समझ नहीं पाते हैं कहाँ से बाई करें कहाँ से सेल करें, तो वो इस्तेमाल करते हैं इस टूल का, इसे हम कहते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट। तो ये ट्रेंडिंग मार्केट में खासा काम आता है। तो अब मैं थोड़ा समझाता हूँ। ट्रेंडिंग मार्केट का मतलब जब मार्केट ऊपर की तरफ दोस्तों जा रहा होता है, इसे हम कहते हैं अप ट्रेंड मार्केट। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, इसे कहते हैं अप ट्रेंड मार्केट। जब मार्केट नीचे गिर रहा होता है, इसे हम कहते हैं डाउन ट्रेंड मार्केट। ठीक है, इसे कहते हैं डाउन ट्रेंड मार्केट। तो ये दो मार्केट ट्रेंडिंग मार्केट कहलाता है। तो जब बाजार ऊपर जाता है दोस्तों, तो कभी भी एक सीधी लाइन में मार्केट ऊपर नहीं जाता। मार्केट ऑलवेज एक हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, इस तरह से मार्केट ऊपर जाता है। तो अगर मैं एज पर डाउ थ्योरी, एक थ्योरी है दोस्तों, उसे डाउ थ्योरी हम कहते हैं। तो बेस्ड ऑन डाउ थ्योरी इसकी जो रीडिंग होती है उसे हम हायर हाई हायर लो कहते हैं। लेकिन जो इस नाम को नहीं जानते, कोई बात नहीं, आपको बस समझना है एक लेमैन के तौर पे कि बाजार पहले ऊपर गया, फिर थोड़ा सा करेक्शन या थोड़ी सी गिरावट या पुल बैक या रिटेस्ट आया, ये तो हम कह सकते हैं। तो इतना ऊपर जाने के बाद गिरावट आई, फिर इतना ऊपर जाने के बाद गिरावट आई, इतना ऊपर जाने के बाद गिरावट आई। मार्केट दोस्तों ऐसे ही जाता है। क्यों जाता है? आप अपने आप से पूछिए कि मार्केट अगर 100 रुपये में अगर आपने खरीदा है, चीज़ 500 रुपये तक पहुँच जाए उसकी कीमत, क्या आप बैठे रहेंगे? बैठे रहेंगे कि मार्केट यहाँ तक जाए? क्या आपको पता है कि मार्केट यहाँ तक पहुँचेगा? नहीं पता है ना। तो अगर 100 की चीज़ 500 हुई तो आप क्या चाहेंगे? मुनाफा बांधना चाहेंगे। तो अगर आपने किसी चीज़ को बाई किया है दोस्तों, तो मुनाफा बांधने के लिए आपको सेल करना पड़ता है। जब तक आप सेल नहीं करेंगे मुनाफा नहीं बुक होगा। तो जब आप सेल करते हैं तो मार्केट नीचे गिरता है दोस्तों, इसी की वजह से मार्केट नीचे गिरा। फिर जब यहाँ से मार्केट 300 रुपये से मार्केट 800 रुपये पहुँचेगा, तो जो यहाँ पे एंटर किए होंगे, जो इस जगह कूदे होंगे, बाई किए होंगे, उनको लगा कि भाई इसी जगह से मार्केट ऊपर गया था, दोबारा यहीं पे आया है, खरीदो, ये सस्ता भाव है ना। सपोर्ट यानी कि सस्ता प्राइस, सस्ते प्राइस पे खरीदना है हमें।
तो अगर 500 की चीज़ 300 हो गई मतलब सस्ता हो गया प्राइस, तो अब खरीदेंगे लोग। अब खरीद के बैठे हैं, 800 रुपये तक चला गया भाव। अब जब 800 तक जाएगा तो जो 300 रुपये में खरीदा है उसको तो सीधे सीधे दिख रहा है 500 रुपये का मुनाफा, तो वो क्या करेगा, प्रॉफिट बुक करेगा। तो जो बाई किया है सेल करेगा, मार्केट फिर से गिरेगा, मार्केट आ गया वापस यहाँ पे 600 रुपये के पास, ठीक है ना, या 500 रुपये के पास। तो अब जैसे 500 रुपये के पास आएगा, कुछ लोग फिर खरीदेंगे क्योंकि सस्ता प्राइस है, इसी जगह पे सस्ता प्राइस मिल रहा है ना। तो इसका मतलब हर बार सस्ता प्राइस कहाँ मिल रहा है, सपोर्ट के पास। तो सस्ते प्राइस पे सब खरीदेंगे, महंगे प्राइस पे बेचेंगे, यही मार्केट का रूल है। क्लियर। तो फिब रिट्रेसमेंट का मतलब क्या हो गया कि मार्केट दोस्तों जब ट्रेंडिंग हो, जब मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, तो ऐसे मार्केट जब ऊपर गया तो ये जो नीचे जब आता है मार्केट, इसे हम रिट्रेसमेंट कहते हैं, इसे हम पुल बैक कहते हैं, इसे हम करेक्शन कहते हैं। अब ये टूल जो है फिबोनाची रिट्रेसमेंट, ये टूल यही बताता है कि ये मार्केट कहाँ तक आके रुक सकता है और कहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है, संभावना क्या है, कहाँ से मार्केट पुल बैक कर सकता है, रिट्रेस करके ऊपर जा सकता है। जैसे आपने ये लेवल मार्क कर लिया तो आपको ये दिखने लगा ना कि यहाँ पे मार्केट आएगा तो जा सकता है ऊपर, यहाँ मार्केट आएगा तो जा सकता है ऊपर, यहाँ मार्केट आएगा जा सकता है। लेकिन ये ड्रॉ करना आना चाहिए। ये अभी मैंने एक प्लेन ड्राइंग बना दिया, सभी को समझ में आ रहा है, बट लाइव मार्केट में कई लोगों को नहीं मालूम होता कि कैसे हम लेवल्स निकालें, सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे निकालें। तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट जो है एक टूल है जिसका इस्तेमाल करके लोग पता लगाते हैं कैसे, अगर मार्केट यहाँ नीचे एकदम बॉटम से जहाँ से मार्केट ऊपर जाता है, इसको हम कहते हैं स्विंग लो कहते हैं, और इसे कहते हैं स्विंग हाई। मतलब इस पूरे मूवमेंट में ये सबसे निचला प्राइस, ये सबसे ऊपर वाला प्राइस, तो नीचे से ऊपर को हम कनेक्ट करते हैं और फिर एक ऐसी ऐसी देखेंगे लंबी लंबी लाइन, अभी मैं दिखाऊंगा, आ जाएगी। ये लाइंस जो हैं वो अप ट्रेंड मार्केट में ढूंढ कर निकाल कर देती हैं कौन कौन सा सपोर्ट है, सपोर्ट कहाँ कहाँ है। इसका मतलब संभावना है दोस्तों कि यहाँ पे मार्केट आके ऊपर जा सकता है, ये सपोर्ट का काम कर सकता था, तो यहाँ पर लोग बाई कर सकते थे। अगर मार्केट यहाँ आया, इस जगह पे अगर कोई प्राइस एक्शन बने, मैं वो भी समझाऊंगा, वो एक कन्फ्लुएंस है, उसको मर्ज करेंगे तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट आएगा। अगेन यहाँ पर आया, एक लेवल होगा दोस्तों, ये एक लेवल है, ये एक लेवल है, ये एक लेवल है, अभी मैं सब समझाऊंगा। तो इस जगह पर अगर आया, मार्केट यहाँ से ऊपर जाए तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बनती है क्योंकि सस्ते दाम पे मिल चुका है, ये सपोर्ट है। अगेन यहाँ बाई कीजिए, संभावना है कि मार्केट ऊपर पहुंचे। अगर मार्केट यहाँ तक आया तो अगेन ये सपोर्ट का काम करेगा। तो आप समझ पा रहे हैं ना कि ये टूल लगाने के पीछे उद्देश्य क्या था। यही उद्देश्य था कि कहाँ पर सपोर्ट है और कहाँ पर रेजिस्टेंस है। सो ये बहुत ही बेहतरीन टूल है। सो ऑलवेज जब भी मार्केट में आप आते हो तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट का जब भी आप इस्तेमाल करते हैं तो उसके पहले लॉजिकली सोचा कीजिए, या किसी भी टूल्स को लगाने के पहले सोचा कीजिए आखिर इसकी उपयोगिता क्या है। अगर आप ऐसे ही रटेंगे तोता की तरह तो फिर क्या है, स्ट्रगल बना रहेगा। हम रटेंगे एक टॉपिक, दूसरे टॉपिक, तीसरे टॉपिक, बस हम रटते रहेंगे इस डाल से उस डाल। जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो फिर मार्केट में आपको लगेगा यार सब तो एक ही है, हम घुमा फिरा के कई नाम से उसको हम बेच रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि प्राइस है, इसका इस्तेमाल मैं सिखा रहा हूँ, बट मेन है प्राइस। ये इस्तेमाल मैं सिखा रहा हूँ बट मेन है प्राइस अगर आप पढ़ना सीख लेते हैं, शुरुआती दौर में, नए दौर पे बच्चों को नहीं आता है, जो थोड़े पुराने होते हैं वो समझ पाते हैं। तो अगर आप सीख लिए प्राइस तो शायद आप इसका भी इस्तेमाल कम करेंगे। लेकिन अगर आप नए हैं तो आप इसका इस्तेमाल कीजिए, बट प्राइस को हमेशा प्राथमिकता दीजिए कि प्राइस क्या कह रहा है। प्राइस आपको सब बताएगा मार्केट ऊपर जाने वाला है या मार्केट नीचे जाने वाला है। तो आपको ये इतना समझ में आ गया कि अगर अप ट्रेंड मार्केट है, आपने फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाया तो ये आपको निकाल के देता है कि मार्केट में सपोर्ट कहाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ संभावना है कि मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है, कहाँ कहाँ संभावना है कि सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है। ये हो गया अप ट्रेंड मार्केट में। अगर मार्केट दोस्तों डाउन ट्रेंड है, इस तरह से मार्केट नीचे की तरफ गिरा, तो हम क्या करते हैं, जब यहाँ से प्राइस ऊपर जाता है तो हम सोचते हैं कि भाई इस स्विंग हाई से इस स्विंग को कनेक्ट करते हैं, स्विंग लो को, और देखते हैं कहाँ कहाँ संभावना है कि मार्केट कहाँ से रिजेक्शन लेके, मतलब रेजिस्टेंस। जब मार्केट नीचे आ रहा होता है तो हम रेजिस्टेंस ढूंढ रहे होते हैं दोस्तों, कि हो सकता है यहाँ से मार्केट नीचे आ जाए, हो सकता है मार्केट यहाँ से जाके नीचे आ जाए, हो सकता है मार्केट यहाँ से जाके नीचे आ जाए। क्योंकि जो मेजर ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड है, लोअर लो का फॉर्मेशन जो है डाउन ट्रेंड की फॉर्मेशन है, लोअर लो लोअर हाई। तो हमें लगता है कि इस रैली का तो हम हिस्सा नहीं बन पाए। रैली मतलब ये जो मूवमेंट आया था डाउन साइड का, एक ज़बरदस्त मूवमेंट, उसमें हम पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, उसमें हम कमा नहीं पाए। तो हम चाहते हैं कि इस रैली का हम भी एक हिस्सा बन पाएँ, इस बाजार का हम भी एक हिस्सा बन पाएँ, इससे छोटा एक मुनाफा निकाल के हम भी थोड़ा सा खुश हो जाए। तो अगर मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है तो हम देखेंगे कहाँ कहाँ रेजिस्टेंस है, कि कहाँ कहाँ से मार्केट में हर्डल मिल सकता है, रुकावटें आ सकती हैं। तो ये जितनी लाइनें निकल के दिख रही हैं आपको, ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट की भाषा में इसको लेवल्स कहते हैं, परसेंटेज वाइज, वो मैं पढ़ाऊंगा अभी, समझाऊंगा अभी। तो ये जो है टेक्निकल एनालिस्ट कहता है रेजिस्टेंस 2, रेजिस्टेंस 3, ये रेजिस्टेंस 4 है। लेकिन हम
फिबोनाची जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट पढ़ने वाले लोग कहते हैं ये 38%, 28% है, 38%, 23% है, 38% है, 50% है, 61% है, वो परसेंट के हिसाब से कंसिडर करते हैं। तो किसी भी जगह से संभावना है कि मार्केट गिर सकता है, तो हम जब जब देखते हैं कि इस जगह पहुंचा मार्केट या इस जगह पहुंचा, तो हम सेल करके कुछ मुनाफा करना चाहते हैं, सेल करके कुछ मुनाफा करना चाहते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में कैसे इस्तेमाल करते हैं वो समझ में आया। अभी मैं चार्ट पर भी दिखाऊंगा, तो थोड़ा सा पहले हम समझ लेते हैं फिबोनाची आखिरकार है क्या, उसके बाद मैं चार्ट पर दिखाऊंगा, फिर आप लोगों को चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। तो मैंने एक पीपीटी फॉर्मेट में बनाया हुआ है, आपको ज़रा दिखा देता हूँ, थोड़ा समझा देता हूँ। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अभी तक अगर चीज़ें आपको समझ में आई, थोड़ा अच्छा लगा, कुछ सीखने को मिला, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, उसके नीचे कमेंट ज़रूर दें, और आप चैनल में अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और आप अपने जैसे लर्नर, जो सीरियस लर्नर हैं, जो सीखना चाहते हैं, टाइम पास नहीं करना चाहते हैं, उन तक इस वीडियो को फॉरवर्ड कीजिए। तो अभी कंटिन्यू करते हैं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट आखिर है क्या। तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट दोस्तों क्या है, एक टेक्निकल एनालिसिस टूल है, ठीक है। ये क्या करके देता है, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करने का काम करता है। मैंने बताया ना, अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो सपोर्ट निकाल के देता है कि कहाँ कहाँ सपोर्ट ले सकता है मार्केट, और मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में जा रहा है तो निकाल के देता है कहाँ कहाँ रेजिस्टेंस ले सकता है मार्केट, कहाँ से गिर सकता है, कहाँ से गिर सकता है। क्लियर। तो ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट, फिबोनाची कह लीजिए या फिबोनाची कह लीजिए, बोथ आर सेम, बट असल में जो प्रोनाउंसिएशन है वो है फिबोनाची। तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट जो है, इसका काम है सपोर्ट और रेजिस्टेंस पता लगाना। तो ज़रा सोचिए, यही पता लगाने के लिए हम इतना अध्ययन कर रहे हैं कि कहाँ सपोर्ट, कहाँ रेजिस्टेंस, कहाँ पे बाई करें, कहाँ सेल। तो ये पता करने का काम है। प्राइस के पुल बैक जोन्स बताता है। पुल बैक मतलब मार्केट ऊपर जा रहा है तो ये पुल बैक है ना, तो कहाँ कहाँ पुल बैक ले सकता है, कहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है, वही जोन बता के देता है। फिर है इंट्राडे, स्विंग और पोजिशनल ट्रेडिंग में यूज़ होता है, बिल्कुल सही बात है। अब आते हैं, थोड़ा इसकी हिस्ट्री समझ लेते हैं। दोस्तों जो फिबोनाची की जो हिस्ट्री है, पहले तो ये समझ लेते हैं इसको डिस्कवर किसने किया है। तो इटली के एक मैथमेटिशियन थे, उनका नाम था लियोनार्डो ऑफ पेसा। उन्हीं के नाम पे ये फिबोनाची नाम पड़ा है, और उनको फिबोनाची भी कहा जाता था। तो ये 12th सेंचुरी में एक इटालियन मैथमेटिशियन थे, उनके नाम पे निकला है। इन्होंने क्या किया था, एक सीक्वेंस, एक सीरीज निकाल कर दिया था, जो कि दोस्तों सिर्फ ना ये ट्रेडिंग में, स्टॉक मार्केट में नहीं, ये नेचर में भी काम आता है, साइंस में भी काम आता है, फाइनेंस में भी काम आता है, आर्किटेक्चर में भी काम आता है। तो आप इवन जो आप देखते हैं लाइफ में जो आप मूव करते हैं ना, कई बार जो आपको लगता है कि ये नेचुरल है या फिर ऐसे ही हो रहा है, रैंडम है, नहीं। जब आप कहीं से चलना शुरू करते हैं, थोड़े दूर जाने के बाद जब आप ठहरते हैं, फिर वहाँ से जब घूमते हैं, तो वो घूमना जो भी है ना, वो भी नेचर का हिस्सा है, साइंस का हिस्सा है। तो वो भी ये फिबोनाची सीरीज के अंदर आता है ना। बहुत ही खूबसूरत चीज़ है दोस्तों। तो अगर आपने इसको डिटेल में पढ़ लिया, समझ लिया, तो आपको लगेगा कि जितनी चीज़ें देख रहे हैं आप, जो शेल्स देखते हैं, जो समुद्र में या नदियों में पाया जाता है ना, जो घोगा जिसे कहते हैं, शेल है ना, शिप, या फिर आप जो अनियन देखते हैं, अनियंस के जो पिल्स निकालते हैं ना, जो छिलका बार बार निकाल रहे हैं, उसके पीछे भी साइंस है दोस्तों, उसके पीछे भी मैथमेटिक्स है, उसके पीछे भी फिबोनाची है ना। सो ये बहुत ही खूबसूरत थ्योरी है, बहुत ही खूबसूरत ये मैथमेटिक्स, ये सीक्वेंस नंबर है। तो अगर आप इसके ऊपर थोड़ा डिटेल में अगर अध्ययन करेंगे तो आपको मजा आ जाएगा कि हम जो भी मूवमेंट, जो भी मूव कर रहे हैं, उस पर भी हमारा बस नहीं है, उसके पीछे भी नेचर है। हमें लगता है हम अपने मर्जी से सब कुछ कर रहे हैं, कुछ नहीं, हमारे मर्जी से कुछ नहीं चल रहा है, कुछ भी नहीं हमारे मर्जी से हो रहा है। तो आप अगर मैथोलॉजी की बात करें तो देखते होंगे ना, माइथोलॉजी में कहा जाता है, भगवान कहते हैं ना कि हमारे इच्छा के बगैर एक पत्ता भी नहीं डोलता, है ना। सो हमारी इच्छा जो है वो बिना मतलब की है, कोई इच्छा वच्छा नहीं है, जो ऊपर वाला चाहता है। तो अगर हम साइंस की नज़र में कहें तो सब कुछ कैलकुलेटेड है, सब नेचर में पहले से ही एग्जिस्ट करता है कि आप कहाँ तक जाएंगे, कहाँ से बेंड होंगे, कहाँ तक जाके रुकेंगे, वो सब कुछ डिसाइडेड है। तो ये नंबर कैसे निकलते हैं, इसका जो सीरीज़ है कि आखिरी दो नंबर को ऐड करने के बाद नंबर निकलता है। तो पहला 0, फिर उसके बाद 1 है, तो 0 1 को ऐड करेंगे तो 1 ही आएगा ना। फिर ज़रा देखिए 1 1, पिछले दो नंबर को ऐड करना है, 1 1 को ऐड करेंगे 2 आएगा, 2 आएगा। फिर अगर पिछले दो नंबर को ऐड कीजिए, 3 + 2 तो 5 आएगा, 5 + 3 ऐड करेंगे 8 आएगा, 8 + 5 13 आएगा, ऐसे करके सो ऑन, आगे आप सोचते जाइए। तो ये एक सीरीज़ है फिबोनाची की, इसके ऊपर ही पूरी दुनिया में जितनी भी चीज़ें मूव हो रही हैं, सारा कुछ इसको कैलकुलेट किया जाता है। सो नेचर की बात कर लें, साइंस की बात कर लें, फाइनेंस की बात कर लें, फाइनेंस वर्ल्ड में बहुत अच्छा काम करता है, जो अभी मैं दिखाने वाला हूँ। देन आर्किटेक्चर में कई बार आप देखें कोई कंस्ट्रक्शन या फिर कोई डिजाइनिंग होती है, वहाँ पर भी काम आता है। सो बहुत ही खूबसूरत सीरीज़ है, इसके ऊपर मैंने डिटेल में अध्ययन किया है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप लोग भी पढ़ सकते हैं। अभी तो ये बहुत ही शैलो लेवल पे मैं पढ़ा रहा हूँ, ये बस ऊपर ऊपर की जानकारी दे रहा हूँ, जितनी जानकारी ज़रूरत है उतना ही बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा अननेसेसरी मैं बताऊँ, ट्रेडिंग में उसकी खास बहुत ज़्यादा उपयोगिता नहीं है। अभी आते हैं इंपॉर्टेंट ऑफ फिबोनाची रेशियो, क्या क्या इंपॉर्टेंट रेशियोज़ हैं। 23.6%, तो जो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट लेवल है उसे हम 23.6% कहते हैं। ये एक शैलो रिट्रेसमेंट मतलब मार्केट बहुत ज़बरदस्त अपट्रेंड में है, मार्केट ऊपर गया, थोड़ा सा ही पुल बैक या रिट्रेसमेंट या कह लीजिए करेक्शन, फिर मार्केट ऊपर भाग गया, इसका मतलब ट्रेंड बहुत ही ज़बरदस्त था बाइंग की तरफ। सेकंड है 38.2%, इसे हेल्दी रिट्रेसमेंट कहा जाता है दोस्तों।
दोस्तों धैर्य बना के रखिएगा, वीडियो के अंतर तक रहिएगा, मैं सारा कुछ दिखाऊंगा चार्ट पे। बोर मत होइए, ये मत सोचिए क्या पढ़ाया जा रहा है, इंटरेस्टिंग है, आगे मैं जब दिखाऊंगा तो आप चार्ट पे देखेंगे आपको अच्छा लगेगा। ये है 38.2%, इसे हेल्दी रिट्रेसमेंट कहते हैं कि मार्केट थोड़ा ऊपर गया, नीचे आ गया, अब यहाँ से ऊपर जा रहा है, तो ये एक बहुत ही हेल्दी रिट्रेसमेंट माना जाता है। फिफ्थ जो थर्ड है 50%, ये बहुत ही साइकोलॉजिकल नंबर है कि मार्केट कभी ऊपर गया, समझ लीजिए 100% ऊपर गया, 100 रुपये से ऊपर गया 1000 रुपये तक गया, मार्केट अगर आ गया 500 रुपये तक, तो इसे एक साइकोलॉजिकली बहुत ही बेस्ट नंबर माना जाता है कि 50% तक आ गया। यहाँ पे अगर कोई बाइंग की सिग्नल मिले, ये सपोर्ट कहलाएगा दोस्तों, यहाँ कोई अच्छी बाइंग सिग्नल मिले तो एक अच्छी संभावना है कि मार्केट ऊपर तक जाएगा, है ना। सो ये साइकोलॉजिकल लेवल 50% बहुत ही शानदार है। देन 61.8%, ये गोल्डन रेशियो है कि अक्सर माना जाता है कि मार्केट अगर 61.8% के आसपास अगर रिएक्ट किया, सपोर्ट लिया, यहाँ से अगर ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है तो एक बहुत अच्छा मूव मिलता है अपसाइड का। देन है 78.6%, ये डीप रिट्रेसमेंट माना जाता है कि मार्केट बहुत ऊपर यहाँ तक आ गया, काफ़ी नीचे तक आ गया, है ना। सो यही सारे इंपॉर्टेंट रेशियोज हैं, इसके बारे में और ज़्यादा कुछ डिटेल में बताने लायक नहीं है। अब आते हैं फिबोनाची ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट। क्या है इसका कॉन्सेप्ट? मार्केट एक स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करता, ये सभी को पता। मार्केट हमेशा ऐसे ऐसे मूव करता है ना, या तो ऐसे ऐसे मूव करता है। कौन सी लाइन ऐसे बनती है मार्केट में? कभी नहीं। सो ट्रेंड के बीच में करेक्शन होता है, बिल्कुल सही बात है। भले ही मार्केट ये दिख रहा है आपको ऊपर, बट ऐसे जा रहा होता है ना मार्केट, ऐसे, तो ऐसे मार्केट जा रहा है तो देख तो रहे हैं मार्केट अप ट्रेंड में है, लेकिन हर बार करेक्शन हो रहा है, हर बार करेक्शन, थोड़ी पुल बैक, थोड़ा रिट्रेसमेंट या करेक्शन हो रहा है ना। तो ये जो ट्रेंड के बीच में जो करेक्शन होता है वही सपोर्ट का काम कर रहा है, यही पता लगा रहा है कहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट किया, ऊपर भाग गया, है ना। एक्सक्यूज मी फ्रेंड्स। देन फिबोनाची प्रोबेबल रिवर्सल जोन बताता है। देखिए, प्रोबेबिलिटी वर्ड का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। पॉसिबिलिटीज़ कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं कि मार्केट में यही होगा। प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट ऊपर गया, इस जगह आया, शायद प्रोबेबिलिटी है कि इस जगह मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है। सो एक प्रोबेबल जो रिवर्सल जोन है, रिवर्सल मतलब मार्केट ऊपर से जब नीचे आया तो अभी इस नीचे वाले मूव को अपसाइड में ढकेलने का शायद ये इंपॉर्टेंट एक जोन हो सकता है। नीचे आया, यहाँ सपोर्ट लेके ऊपर भाग गया, तो जहाँ पर प्रोबेबिलिटी है तो एक प्रोबेबल रिवर्सल जोन बता के देता है फिबोनाची, ठीक है ना। नेक्स्ट, अप ट्रेंड में फिबोनाची का इस्तेमाल कैसे करते हैं? अगर मार्केट ऊपर जा रहा है दोस्तों ऐसे, तो बॉटम से हम कनेक्ट करते हैं टॉप को। अगर मार्केट यहाँ से नीचे आ रहा है तो इस टॉप स्विंग हाई को कनेक्ट करते हैं और हम एक्सटेंड कर देते हैं, तो इस तरह से लेवल निकल कर आ जाते हैं परसेंटेज वाइज। ये 38%, 50%, 61%। तो ये जो अब स्विंग लो से स्विंग हाई को हमने कनेक्ट किया, तो जो सारे सपोर्ट निकल के आ रहे हैं, इससे क्या होता है, जो बिगनर है, जो एक नए ट्रेडर हैं, वो अनुमान लगा पाते हैं कि अच्छा यहाँ से मार्केट में बाइंग आ सकती है, मार्केट ऊपर जाएगा, यहाँ से मार्केट में बाइंग आएगी, सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा, है ना। तो जब इतना ऊपर चला गया है तो हम और आप क्या करते हैं? महंगे दाम में खरीदते हैं। हम चाहते हैं ना कि थोड़ा सा करेक्शन हो जाए या पुल बैक आ जाए या थोड़ा मार्केट में गिरावट आए। तो जब ये मार्केट गिरावट आए तो अब आपके दिमाग में यही चलेगा ना, कैसे हम बाई कर लें। तो कुछ तो एक रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए, कहाँ बाई कर लें, कहाँ सस्ता प्राइस। तो सस्ता प्राइस सपोर्ट कहलाता है। अब ये अगर यहाँ कोई लेवल है, यहाँ सपोर्ट बन रहा है, तो इस जगह पे हम कहेंगे हाँ चलो यहाँ एक हमारी एंट्री हो सकती है, तो ये सस्ता प्राइस है ना। अब आप बोलोगे सर सस्ता प्राइस तो ये था, अब तो दोस्तों यहाँ से तो मार्केट निकल चुका ऊपर, लेकिन अब आप इसमें एंटर करना चाहते हैं, इसमें और कमाने की इच्छा है आपको, तो आप चाहेंगे ना थोड़ा सा ये करेक्ट हो जाए, थोड़ा नीचे आ जाए। अगर ये यहाँ नीचे आ गया, यहाँ कोई लेवल है, तो आप सोचेंगे ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ अगर प्राइस बनता है ऊपर जाने का, तो यहाँ हम एंटर करेंगे कि दोबारा हम थोड़ा सा इसमें जो हम रैली में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे, कमा नहीं पाए थे, इसमें हम कमा के थोड़ा निकले, है ना। तो हम सपोर्ट ढूंढ रहे होते हैं अप ट्रेंड में। और अगर डाउन ट्रेंड है कि मार्केट नीचे गिरा है, तो क्या करना होता है, हमें स्विंग हाई से लेकर स्विंग लो को कनेक्ट करना है। तो अब जैसे ही कनेक्ट करके आप एक्सटेंड करेंगे, ऐसे लेवल्स निकल जाएंगे। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, देखेंगे कहाँ रेजिस्टेंस, जहाँ से प्रोबेबिलिटी कि मार्केट दोबारा गिर सकता है। तो जब डाउन ट्रेंड मार्केट अगर रहे, तो हम चाहते हैं सेल करके मार्केट में कहाँ हम एग्जिट करेंगे ताकि ये मुनाफा बनाएं। तो ये स्टॉक मार्केट में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि जनरली हम लोग देखते हैं कि किसी भी इंडस्ट्री में या किसी भी प्रोडक्ट में, सर्विसेज में, हम पहले चीज़ों को बाई करते हैं और फिर जब महंगा होता है तब हम बेच के कमाते हैं। लेकिन स्टॉक मार्केट में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ये है कि अगर आपको पहले से ही अंदेशा आ जाए कि मार्केट गिरने वाला है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, आप चाहेंगे कि महंगे दाम पे ही चीज़ों को हम बेच दें, सस्ते दाम पे हम खरीदें। तो अभी बात वही है कि मार्केट नीचे गिर रहा है, इसमें आप नहीं पार्टिसिपेट कर पाए, इसमें कमाने का अवसर आप गंवा दिए। तो आप चाहेंगे ना, जब मार्केट ऊपर जा रहा है तो कहाँ से मार्केट दोबारा गिरने की संभावना है, वहाँ दोबारा आप कूदें, ताकि मेजर ट्रेंड डाउन ट्रेंड है, दोबारा आपको इस ट्रेंड का आनंद मिल जाए, थोड़ा आप भी कमा लें। हर व्यक्ति बाजार से कुछ पैसे कमाना चाहता है ना, तो सबकी इच्छा होती है। तो ये एक अच्छा टूल है जो कि आप अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में भी निकाल के कमा सकते हैं। अब आते हैं डाउन ट्रेंड, मैंने बता दिया।
ये है, ज़रा देखिए लगाने का जो तरीका है स्विंग, वो तो मैंने बता दिया। ट्रेंड अगर आइडेंटिफाई कीजिए, ट्रेंड अगर अप ट्रेंड है तो स्विंग हाई स्विंग लो को कनेक्ट कीजिए, अगर ट्रेंड डाउन ट्रेंड है तो स्विंग हाई से लेके स्विंग लो को कनेक्ट कीजिए, निकल जाएगा अपने आप। तो फिबोनाची टूल लगाओ और लेवल ऑब्जर्व करो कि कहाँ कहाँ इंपॉर्टेंट लेवल है, उसके बेसिस पे आप ट्रेड प्लान कीजिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट, मैं दोस्तों चूंकि एक प्राइस एक्शन का ट्रेडर हूँ और मेरी एक्सपर्टीज़ प्राइस एक्शन की है, तो मैं बहुत ज़्यादा एम्फेसिस देता हूँ प्राइस एक्शन पे, क्योंकि दोस्तों प्राइस बहुत 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 ज़्यादा एक्यूरेसी प्रदान करती है कंपेयर टू बाकी टूल्स में। प्राइस जो है वो आपको पहले ही बता देती है कि अब मार्केट में आगे क्या होने वाला है। तो जब भी आप कोई ट्रेड लेते हैं या कुछ भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, बाई सेल कर रहे हैं, तो प्राइस एक्शन का इस्तेमाल ज़रूर करें। अगर आपको प्राइस एक्शन के ऊपर डिटेल में चीज़ों को समझना है, पढ़ना है, तो हमारा अपकमिंग बैच आ रहा है दोस्तों, तो आप हमारे क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। 14 फेब से जो कि वैलेंटाइन डे है, उस दिन से क्लास स्टार्ट होने वाली। मैं आपको ये डिटेल्स साझा कर देता हूँ, आप देख लीजिए। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो, नहीं इंटरेस्टेड हैं तो कोई कंपल्सन नहीं है। और उसमें क्या क्या मैं टॉपिक्स कवर करूँगा उसके ऊपर भी मैं बात कर लेता हूँ, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ये ज़रा देख लीजिए दोस्तों, ये मेरे क्लास की डिटेल्स है ना। सो ये स्टार्ट होगा फरवरी से, स्टार्ट हो रहा है बैच दोस्तों, यहाँ मैं मार्क कर दे रहा हूँ। फरवरी से स्टार्ट होगा बैच, और ये इवनिंग का बैच है। सैटरडे एंड संडे रात को 9 से लेकर 11 बजे के बीच में मार्केट स्टार्ट होगा, है ना, सॉरी क्लासेस स्टार्ट होंगी। और क्या क्या मैं कवर करने वाला हूँ, स्कैल्पिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, प्राइस एक्शन, कंप्लीट टेक्निकल एनालिसिस, रिस्क मैनेजमेंट पे हम बात करते हैं, मनी मैनेजमेंट पे, ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे। ये सारे पॉइंट्स हैं जिस पे हम डिटेल में बात करते हैं। और कोर्स का जो ड्यूरेशन है दोस्तों वो 3 मंथ्स है। तो 3 मंथ्स के लिए हम क्लास लेते हैं, और बेसिक्स से लेकर एडवांस में सारी चीज़ें मैं 2 महीने में पढ़ाता हूँ, और लास्ट के 1 से 1.5 महीने मैं प्राइस एक्शन पे काम करता हूँ, जिस पे मेरी एक्सपर्टीज़ है। और आपको जानकर खुशी होगी कि इस प्राइस एक्शन को सीखने के लिए ही अक्रॉस द वर्ल्ड हमारे यहाँ लोग क्लास ज्वाइन करते हैं। अगर आपको प्राइस एक्शन समझ में ना आए तो आप हमारे कुछ वीडियोस, आप मेरे चैनल पे जाके वीडियोस देखिए, मैंने लाइव ट्रेड कुछ ली हैं, आप जाके देख लीजिए किस तरह से बेस्ड ऑन प्राइस एक्शन विदाउट यूजिंग एनी इंडिकेटर, एनी टूल्स, मैं किस तरह से ट्रेड करता हूँ। तो आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि मैं किस तरह से ट्रेड प्लान करता हूँ। तो अगर बाजार में आपको सीख कर उतरना है, कि बाजार में आप एक कच्चे खिलाड़ी की तरह नहीं, पक्के खिलाड़ी की तरह अगर आप आना चाहते हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा जो नंबर है वो 9836969622, यही नंबर है, और यही गूगल पे और फ़ोनपे का नंबर है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो 15,000 फीस है, ये फीस पेमेंट कीजिए। पेमेंट करके मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए अपना पूरा नाम, व्हाट्सअप नंबर अलॉन्ग विथ योर पेमेंट डिटेल्स, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। तो बैच स्टार्ट हो रहा है 14 फेब से स्टार्ट हो रहा है दोस्तों, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि हम बहुत जल्द मिलेंगे। तो आइए अभी हम कंटिन्यू करते हैं आगे। ये ज़रा देख लीजिए, फिबोनाची प्लस प्राइस एक्शन, इसका इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। अगर ये करना जान गए आप कि प्राइस एक्शन के साथ अगर आपने फिब रिट्रेसमेंट का इस्तेमाल किया तो एक्यूरेसी आपकी बढ़ जाएगी, जिसे हम कहते हैं एज। कभी भी 100% कुछ भी कैप्चर नहीं होगा, प्रोबेबिलिटी है, लेकिन हम फाइन ट्यून करते हैं, कन्फर्मेशन जिसको हम कन्फ्लुएंस कहते हैं, क्यों करते हैं, ताकि हमें एक एज मिल जाए कि बाकी लोगों से हम एक कदम आगे रहें। तो कैसे करना है, सिर्फ फिब पर ट्रेड मत कीजिए, मतलब फिबोनाची रिट्रेसमेंट पे सिर्फ काम मत कीजिए, एक प्राइस एक्शन का इस्तेमाल कीजिए, बहुत शानदार होगा। फिब रिट्रेसमेंट प्लस सपोर्ट रेजिस्टेंस निकाल लीजिए, मार्क करके कहाँ सपोर्ट है कहाँ रेजिस्टेंस है। ये सारी चीज़ें मैं पढ़ाता हूँ दोस्तों क्लास में अपने, मैं सब पढ़ाऊंगा, कहाँ सपोर्ट होगा कहाँ रेजिस्टेंस होगा, सारी चीज़ें बताऊंगा। फिब रिट्रेसमेंट प्लस कैंडलस्टिक कंफर्मेशन, कैंडलस्टिक की कहीं मार्केट अगर ऊपर गया है रेजिस्टेंस के पास, यहाँ कोई कैंडलस्टिक का कंफर्मेशन आ रहा है जिसके बेसिस पे आप प्लान कर सकते हैं, वो भी बताऊंगा। प्राइस एक्शन किस तरह से काम करेगा वो भी बताऊंगा। आप किस तरह से फिब रिट्रेसमेंट लगा के काम कर सकते हैं वो भी बता दूंगा। इसे कन्फ्लुएंस कहते हैं। इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपकी जो एक्यूरेसी है वो बढ़ जाएगी, है ना। नेक्स्ट आते हैं, अब एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट। ये तो बिल्कुल क्लियर हो गया कि एंट्री अगर आप ले रहे हैं 38% पे या 50% पे या 61% पे, तो अगेन मार्केट अगर ऊपर जा रहा है, यहाँ पे कहीं अगर आपने बाई किया, यहाँ बाई किया तो नीचे स्टॉप लॉस। अगर सोचिए यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा है, बाई अगर आपने यहाँ किया तो इसके नीचे स्टॉप लॉस। तो मार्केट में ऑलवेज हम जहाँ बाई करते हैं दोस्तों, उसके नीचे हम स्टॉप लॉस लगाते हैं। जहां हम बाई करते हैं उसके नीचे, स्विंग लो के नीचे स्टॉप लॉस लगाते हैं। और मार्केट में जहां से सेलिंग आती है, अगर आपने यहाँ सेल किया तो यहाँ स्टॉप लॉस लगाते हैं। यहाँ से अगर आपने सेलिंग किया तो यहाँ आप सेल करते हैं, यहाँ स्टॉप लॉस लगाते हैं। मार्केट अगर नीचे आया ऊपर जाके, यहाँ अगर आपने सेल किया तो यहाँ आप स्टॉप लॉस लगाते हैं। तो ऑलवेज अप ट्रेंड में स्विंग लो के नीचे स्टॉप लॉस लगाते हैं हम लोग, और ऑलवेज डाउन ट्रेंड में हम स्विंग हाई के ऊपर स्टॉप लॉस लगाते हैं। तो ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, है ना। स्विंग लो पे स्टॉप लॉस अप ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड में स्विंग हाई पे स्टॉप लॉस, ठीक है। सो अभी टारगेट प्रीवियस हाई, अगर मार्केट में कहीं इस जगह पे आपकी एंट्री हो गई, यहाँ पे अगर कोई एंट्री हुई है, यहाँ बाई करेंगे, यहाँ स्टॉप लॉस और स्विंग हाई, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होता है। और डाउन ट्रेंड में अगर मार्केट ऐसे जा रहा है, डाउन ट्रेंड अगर मार्केट ऐसे है कि मार्केट नीचे आया ऊपर, यहाँ कोई रिट्रेसमेंट लेवल है, इस जगह से कोई सेलिंग आ रही है, सेल कीजिए, यहाँ रेजिस्टेंस पे आप उसके ऊपर लगाइए अपना स्टॉप लॉस, और यहाँ तक का स्विंग लो हमारा टारगेट होता है।
तो बेस्ड ऑन प्राइस एक्शन, बेस्ड ऑन फिबोनाची रिट्रेसमेंट अगर आप ट्रेड लेते हैं तो बहुत ही खूबसूरत रिजल्ट आता है और आपको फिर मज़ा आ जाएगा दोस्तों, है ना। अभी आते हैं नेक्स्ट, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। तो फाइनल कंक्लूजन क्या है ये मैं आपको समझा देता हूँ। फाइनल कंक्लूजन यही है कि फिबोनाची एक प्रोबेबिलिटी टूल है, कुछ भी कंफर्मेशन नहीं है, प्रोबेबिलिटी टूल है दोस्तों, मैजिक नहीं है, डिसिप्लिन जरूरी है। कई लोगों को लगता है अच्छा ये मैजिकल टूल है, लगा लूंगा तो कंफर्म ट्रेड हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। कुछ भी मार्केट में कंफर्म नहीं है, ये जान के रखिएगा। शेयर बाजार में सब चीज़ें जो हैं वो प्रोबेबिलिटी पे चल रही हैं। मार्केट में हो सकता है, नहीं हो सकता है। हमारा जीवन जो है वो भी कुछ कंफर्म नहीं है ना, कब हम क्या करेंगे, तो सारी चीज़ें जो है वो प्रोबेबिलिटी पर है। बेस्ट रिजल्ट विद प्राइस एक्शन प्लस रिस्क मैनेजमेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ऑलवेज प्रैक्टिस कीजिए कि फिबोनाची लगाई जरूर, प्राइस एक्शन का इस्तेमाल कीजिए। रिस्क मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अपने रिस्क को पहले ही कैलकुलेट कर लीजिए कि कितना रिस्क आप ले सकते हैं। और दोस्तों इस वीडियो के दरमियान मैंने ऐसा कुछ भी कमिटमेंट किया नहीं है, बट फिर भी मैं कह देता हूं कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूं। तो मेरा काम सिर्फ आप लोगों को एजुकेट करना है, क्योंकि मैं एक ट्रेडर हूं और मैं एक एजुकेटर हूं। तो मेरा कर्तव्य है सिर्फ आप लोगों को एजुकेट करना, पढ़ाना, सचेत करना, अवगत कराना कि मार्केट कैसे मूव करता है, मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है। तो आज इंडस्ट्री में मेरे 10.5 साल का लगभग एक्सपीरियंस हो चुका है, तो मैं अपने अनुभव के बेसिस पे आप लोगों को बस पढ़ाता हूँ, समझाता हूँ, सिखाता हूँ। तो मैं कभी भी किसी तरह का सलाह नहीं देता कि यहाँ बाई करना है या यहाँ सेल करना है, ये मेरे दायरे के अंतर्गत नहीं आता। तो अगर आप कभी भी फ्यूचर में किसी भी एसेट क्लास में कुछ भी बाई या सेल करना चाहते हैं तो उसके लिए आप अपने जो भी सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर हैं उनसे ही कंसल्ट करें। तो ठीक है दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, कुछ ना कुछ वैल्यू मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल में अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अच्छा, अभी मैंने वाइंड अप नहीं किया है, मैं एक बार चार्ट पे दिखा देता हूँ, अदरवाइज आपको ठगा ठगा महसूस होगा। ये मैं दिखा देता हूँ, एक्सट्रीमली सॉरी। तो यहाँ पे ये ज़रा देख लीजिए, चार्ट है, बैंक निफ्टी का चार्ट है। तो अगर किसी को देखना है कि भाई मार्केट में गिरावट आ रही है, यहाँ से ज़रा देखिए, अगर इस पूरे ट्रेंड को मैं कैप्चर करना चाहूँ, मैं एक ही चार्ट दिखा देता हूँ। इस जगह से आप देख रहे हैं मार्केट में जो यहाँ से मार्केट ऊपर गया है, यहाँ तक गया है। अब इस जगह से मार्केट गिर रहा है तो कहाँ कहाँ से आके मार्केट सपोर्ट ले सकता है। तो आइए मैं पहले स्विंग लो स्विंग हाई को कनेक्ट करता हूँ। ये ज़रा देख लीजिए, ये फिब रिट्रेसमेंट है, मैं एकदम बॉटम से पकड़ लेता हूँ। इस जगह से मार्केट ऊपर गया, सबसे ज़्यादा ऊपर कहाँ तक गया, यहाँ तक गया, है ना। अब यहाँ पे ज़रा देखिए, मैंने स्विंग लो को पकड़ा, स्विंग हाई को पकड़ा, मतलब इस जगह से इस जगह तक जो रैली आई थी मैंने बॉटम पकड़ा है, टॉप पकड़ा है। अब मार्केट में मैं इसमें मिस कर गया कि कहाँ पे मैं बाई मतलब रैली मिस कर गया, तो मैं वेट करूंगा ना कि कहाँ कहाँ मार्केट सपोर्ट ले सकता है जहाँ से मैं बाई करूँ। तो ज़रा देखिए, जब ये यहाँ तक पहुँच गया है, यहाँ से जब मार्केट गिरे तो ये है 23%। तो मैंने आप लोगों को पहले लिखाया कि 23% एक शैलो रिट्रेसमेंट है ना। अभी ज़रा देखिए, यहाँ से मार्केट आया, बट इस जगह से देखिए मार्केट ऊपर तो गया है ना। तो यहाँ पे अगर किसी ने बाई किया होगा तो कुछ एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली, बाई कर लिया। नेक्स्ट है 38%, ज़रा देखिए 38%, एक अच्छी हेल्दी रिट्रेसमेंट मैंने पढ़ाया था, देख लीजिएगा बैक करके। इस जगह से मार्केट देखिए सपोर्ट लिया और उसके बाद आप ज़रा देखिए नए हाई को बना लिया। तो ये एक बहुत अच्छा टूल है कि अगर जिसको लेवल्स निकालना नहीं आता, सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क नहीं करना आता, वो इसके बेसिस पे काम कर सकते हैं। जिनको ये टूल का इस्तेमाल नहीं करना आता वो सीख लें, और जो प्राइस को पढ़ना जानते हैं उनको तो ये सपोर्ट पता है पहले ही से कि मार्केट यहाँ आएगा तो यहाँ से बाइंग आएगी, है ना, आनी चाहिए। तो वो तो देखकर आराम से काम कर पाएंगे। ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, मार्केट अगर यहाँ कभी आया तो यहाँ से बाइंग आनी चाहिए। ये तो प्राइस एक्शन को जो ट्रेड करते हैं वो पक्का समझ जाएंगे, लेकिन जो नहीं प्राइस एक्शन को ट्रेड करते हैं, नहीं जानते हैं प्राइस एक्शन, उनके लिए एक खूबसूरत लेवल है 61%। इस जगह पे अगर मार्केट आया, यहाँ से सपोर्ट लेकर अगर ऊपर जाए, बाई कीजिए, मार्केट एक अच्छा रैली आपको देगा ऊपर की तरफ, है ना। सो इस तरह से प्लान करते हैं। आइए थोड़ा सा और देख लेते हैं। कहीं यही देख लेते हैं, इस जगह से मार्केट में गिरावट आई। अगर मैं इस जगह से देखूं, बॉटम तक मार्केट गिरा, मैं कनेक्ट कर देता हूं ये फिब रिट्रेसमेंट। इस जगह से स्विंग हाई से लेके एकदम बॉटम तक पकड़ लेता हूं, यहाँ तक मार्केट आ गया। अब मार्केट यहाँ से नीचे आया, इस जगह से लेके यहाँ नीचे आया, तो कहाँ कहाँ से रिजेक्शन ले सकता है मार्केट, है ना। यहाँ से मार्केट गिरना शुरू हुआ, मार्केट नीचे आया। अब जब यहाँ से ऊपर जाए दोस्तों, तो वापस ऊपर जाते वक्त 23% एक रेजिस्टेंस लेवल होगा। देखिए ठीक इसी जगह से मार्केट गिर गया, फिर मार्केट यहाँ से ऊपर गया, ये देखिए 38% के पास जाते ही देखिए झटका लगा, रेड कैंडल बन गया, मतलब सेलिंग आई। फिर यहाँ से मार्केट ऊपर गया बट सस्टेन नहीं कर पाया, 50% तक भी नहीं पहुँच पाया, फिर मार्केट यहीं से गिर गया। तो 38% आप देख रहे हैं, जब बहुत ही ज़बरदस्त डाउन ट्रेंड होता है 38% बहुत ही हेल्दी माना जाता है रिवर्सल के लिए। लेकिन मार्केट जहाँ से ऊपर गया है, यही हमारा टारगेट होता है ना, अगर गिरा तो ये मेजर टारगेट। अब इस जगह से मार्केट अगेन जब ऊपर जाए तो अब ये ट्रेंड हो जाएगा अप ट्रेंड, है ना। तो यहाँ से आपने सेल साइड का ट्रेड तो प्लान कर लिया। अब ऊपर में देखना है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा तो कहाँ जाएगा, तो यहाँ पे कहीं अगर आपने बाई किया तो पहला टारगेट तो आप ये स्विंग हाई कैलकुलेट करते हैं कि मार्केट में पहला टारगेट ये होगा।
फिर यहाँ से मार्केट जब ऊपर जाता है तो जहाँ से मार्केट गिरा है वहाँ तक हमारा नेक्स्ट टारगेट होता है। सो जो भी प्राइस एक्शन के ट्रेडर हैं वो बखूबी समझ पा रहे होंगे, जो नहीं प्राइस एक्शन के ट्रेडर हैं इसका इस्तेमाल करें फिब रिट्रेसमेंट का, और बैक टेस्टिंग करके देखें कि कितना कारगर है। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, कुछ ना कुछ वैल्यू मिला होगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई तो कृपया वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और चैनल में अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। चलिए, थैंक यू सो मच।